नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात जेडीयू की आज होने वाली अहम और बड़ी बैठक की। तो जेडीयू की आज राष्ट्रीय कार्य परिषद की अहम बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह भी शामिल होने वाले हैं। जातीय जनगणना पार्टी के विस्तार पर इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। तो आज जेडीयू के लिए बेहद अहम दिन, क्योंकि जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की आज अहम बैठक है और इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। सीएम नीतीश के अलावा देखिए आरसीपी सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक के बारे में कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना पार्टी के विस्तार पर चर्चा होगी। तो वहीं 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी मंथन होगा। निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और सिर्फ बिहार के लोग ही उसमें मेंबर नहीं होते, देश भर के लोग उसमें सदस्य होते हैं, तो देश भर से लोग बिहार आएंगे तो स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण तो है ही। और उस बैठक में जो कुछ निर्णय पहले कार्यकारिणी में लिए गए हैं उनका अनुमोदन होना है। सिर्फ किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का जातीय जनगणना वाली बात। तो जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज पटना में आयोजित हो रही है। दोपहर बाद प्रदेश मुख्यालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, संसदीय समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और 23 राज्यों के अध्यक्ष समेत 250 नेता शामिल होंगे। आज की बैठक में दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पारित किए गए प्रस्ताव और फैसलों पर मुहर लगेगी। बैठक को जेडीयू कार्यालय से बैठक पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज पटना में आयोजित की जा रही है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक दोपहर के बाद तकरीबन 3 बजे से आयोजित होनी है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तो शामिल होंगे ही, साथ ही 23 राज्यों के अध्यक्ष, सभी सांसद, राज्य सरकार के मंत्री समेत कुल मिलाकर 250 नेताओं के शामिल होने की बात बताई जा रही है। और दरअसल ये जो बैठक हो रही है इसमें पार्टी जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण के बिहार मॉडल को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारियों में जुट गई है। इन दोनों मुद्दों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के हवाले खुद को दूसरे राज्यों में जदयू ने फैलाने का एजेंडा तैयार किया है। कल शनिवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक हुई उसमें इन दोनों मुद्दों को अनुमोदित भी किया गया है। आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव पारित किए गए और जो फैसले लिए गए उसे आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अनुमोदित किए जाने की भी संभावना है। ठीक हमारे सामने इस वक्त हम जदयू मुख्यालय में हैं, जो प्रदेश कार्यालय है, और जो कर्पूरी सभागार है वहीं पर यह बैठक दोपहर के बाद होनी है और फिलहाल तैयारियां जो है वो चल रही है। दोपहर तकरीबन 12 बजे के बाद नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और निश्चित तौर पर आज सबकी निगाहें आज की बैठक में है और देखना होगा आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक जब होगी तब बिहार में और जो जदयू नेता हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है वह किस तरह का फैसला लेता है और किन किन प्रस्तावों पर आज मुहर रखती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। एक नंबर गाड़ी दो। राजधानी पटना के पॉश इलाके एग्जीबिशन रोड में चलने वाली एक कुरियर कंपनी का फर्जीवाड़ा करने का एक मामला सामने आया है। यह कुरियर कंपनी 2 पिकअप वैन एक ही नंबर से चलवा रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने दोनों वाहनों को बरामद किया और थाने ले गई। यह मामला सरकारी राजस्व को चूना लगाने के अलावा बड़ी धोखाधड़ी का भी है। इस खुलासे से पटना पुलिस प्रशासन भी सख्ते में है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पटना में एक कुरियर कंपनी द्वारा फर्जीवाड़ा का एक बड़ा मामला सामने आया है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड, जो एक पॉश इलाके के रूप में जाना जाता है, यह कुरियर कंपनी चलती है और इस कुरियर कंपनी में जिस पिकअप वैन का यूज हो रहा था उसमें 2 गाड़ियां एक ही नंबर से चल रही हैं। इन गाड़ियों के नंबर हैं BR01GF 6024। ये एक गाड़ी बोलेरो जो पिकअप है ये वैन लगा हुआ है और ठीक इसके बगल में ये पिकअप वैन लगा हुआ है। इसका नंबर देखिए BR01GF 6024। जाहिर सी बात है यह न केवल फर्जीवाड़ा बल्कि सरकारी राजस्व को चूना लगाने का एक बड़ा मामला है
और एग्जीबिशन रोड में जब ये दोनों गाड़ियां खड़ी थी तब स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना गांधी मैदान थाने की पुलिस को दी और पुलिस जब पहुंची तब उसने इन दोनों गाड़ियों के नंबर को वेरीफाई किया और सेम नंबर मिलने के बाद पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर सख्ते में आ गई। फिलहाल छानबीन में ये पता चला है कि इसमें एक जो पिकअप वैन है उसका चेचिस और जो इंजन नंबर है वो टेम्पर किया हुआ है, यानी कहीं न कहीं कोई एक गाड़ी जो है वो चोरी की है और चोरों के माध्यम से ये गाड़ी कुरियर कंपनी तक पहुंची है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन राजधानी पटना में ये मामला मिलना वाकई में हैरान करने वाला है। फिलहाल पुलिस ने जो कुरियर कंपनी के स्टाफ हैं और जो संचालक हैं उनसे पूछताछ की है इस पूरे मामले में, और एक शख्स है राजीव नगर इलाके में जिन्होंने दावा किया है कि इसमें से एक पिकअप वैन जो है वो उनकी थी जो चोरी चली गई थी और उसी का इंजन और चेचिस नंबर टेम्पर करके उसको एक ही नंबर से चलाया जा रहा है। बहरहाल ये पूरा मामला अब जांच का है और देखना होगा गांधी मैदान थाने की पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच करती है तब किस तरह की सच्चाई खुलकर सामने आती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बात एक बड़ी और अच्छी खबर की। भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है। भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है। टेबल टेनिस में भाविना ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत की भाविना पटेल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में इतिहास रचा है। अपने पहले ही पैरालंपिक में भाविना पटेल सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। भाविना भारत की ओर से टेबल टेनिस में पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। भाविना के पास हालांकि गोल्ड जीतने का मौका था, लेकिन फाइनल में चीन की यिंग ने उन्हें सीधे गेम में मात दे दी। भाविना की कामयाबी पर पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया और सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई भी दी। तो देखिए भाविना के जीत के बाद कैसे जश्न का माहौल है। पहली बार है जब टेबल टेनिस में भारत ने सिल्वर मेडल जीता है और ये सब कुछ भाविना पटेल की वजह से हुआ है। हम आपको बता दें कि भाविना ने यहां सिल्वर मेडल जीता। हालांकि वो गोल्ड जीत सकती थी, लेकिन चीन के खिलाड़ी ने उन्हें सीधे सेटों में हरा दिया। लेकिन ये एक इतिहास बन गया क्योंकि भाविना ने देश के लिए, भारत के लिए पहली बार पैरालंपिक में टेबल टेनिस में ये मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। और प्रधानमंत्री देश के जो हैं उन्होंने फोन करके भाविना को बधाई भी दी है। कैसे जश्न मनाया जा रहा है देखिए आप, कितने खुश हैं लोग। भारत को जो मेडल मिला है, जो उपलब्धि मिली है, भाविना ने जो उपलब्धि दिलाई है, उसे लेकर जश्न मनाया जा रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली भाविना पटेल ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। 100% देना चाहिए था, वो नहीं दे पाई। उसकी वजह से मुझे थोड़ा मैं थोड़ा उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ। थोड़ा दुख भी फील हो रहा है। लेकिन मुझे ये भी है कि मैं ये कमी जो इस बार रही है वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। और बात बढ़ते पानी से बढ़ती मुसीबत की। तो नेपाल में भारी बारिश के बाद पानी छोड़े जाने से बिहार की नदियां उफान पर आ गई हैं। हम आपको एक साथ 4 जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पानी से लोग परेशान हो रहे हैं। छपरा, सहरसा, शिवहर और गोपालगंज में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर शरण ले रहे हैं। तो देखिए, बढ़ता पानी, बढ़ती मुसीबत। इन 4 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छपरा, सहरसा, शिवहर और गोपालगंज के लोग कितनी परेशानी में हैं। यहां पानी का जलस्तर बढ़ रहा है और इनकी परेशानी भी बढ़ रही है। तो नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही बारिश की वजह से किशनगंज जिले के कनकई, महानंदा, रतुआ समेत कई नदियां उफान पर हैं और यही वजह है कि टेढ़ागाछ, बहादुरगंज प्रखंड के निचले इलाकों में कटाव हो रहा है। ग्रामीण खुद अपना घर तोड़ने को मजबूर हैं। घर खाली कर लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। डाक पोखर, मलीटोला में कटाव ज्यादा है। सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा गई है। ग्रामीणों ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है।
बहुत कनके नदी से बहुत परेशान है हम लोग। इस बार लेकर चौथा बार हम लोग का घर मतलब कटने में कगार में है। हम लोग बहुत परेशान है नदी से और हम लोग को सरकार से मुआवजा चाहिए या सरकार से रोकथाम के लिए हम लोग को कोई चीज चाहिए। ये सरकार से मांगे तो कुछ आया ही नहीं। आज क्या कहेंगे? आज ये कम से कम 4 बार आशियाना तोड़ने पर मजबूर है आप लोग। हाँ, ट्रैक्टर में क्या सामान लोड करा रहे हैं? हाँ, सामान लोड करा करके दूसरे जगह जा रहे हैं। इधर बगहा में गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। गंडक बराज से शुक्रवार को 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी से जो इलाके सटे हैं गोलाघाट और कैलाश नगर में पानी घुस गया। लोगों के घरों में कहीं 3 फीट तो कहीं 2 फीट तक पानी है। लोग अपना घर छोड़कर ऊंची जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। कई लोगों ने पिछले 24 घंटे से अपने पशुओं के साथ रेलवे लाइन पर शरण ले रखी है। पूरे परिवार के लोग रत जगह भी कर रहे हैं। अंजड़ी माल बन जा, 8 दिन से बारिश होता है, एक पता ना लहना बना, पूरा बना, भूसा बना, कुछ खियाओ समस्या है, का खियाओ जा, कहाँ लेके जाए हमें कुछ समझ में नहीं गया। अच्छा, तो अब माल के तरह खियाओ तनी माल होंगे उपासे 1200 मान लीजिए ना भूसा मिले तो ना पूरा बना हमने के पानी कानो सब बुड़ल बा, सब सरे घर पानी में बुड़ल बा, तो मिली कहाँ? 3 दिन से बारिश होता है। नदी के एकदम गंडक नदी के मुंह पर ही गाँव बटे नाला में। यहाँ केहू आज तक सुना डांड भर पानी काले से बहुत हटे। केहू आज तक प्रशासन ना आइल देखे खाती। लोग मचान पर खाना बनवाता, लाइनी पे जाके भाग के बाटे, केहू लाइनी बना के खाता। यह तो प्रॉब्लम बाटे, केहू ना आइल देखे। हमनी के घर में पानी घुसल बा, पानी में ओहो में ना खाना बनता ना कुछ। हमनी के खैला बिनु लइका मरत ताने सन, हमनी के कोई पूछनिहार नहीं थे। जो कोई हमनी का पूछनिहार नहीं थे जे कब घरी हमनी का डूब जाम जाए, कब घरी रहेम जाए है नु। अब लोग केहू जब वीडियो सीओ सब यही जब आया, कोई हमनी का पूछनिहार नहीं थे। मुंगेर में नदियों का जलस्तर घटा तो लोग अपने उजड़े गांव घर की तरफ दोबारा लौटने लगे। लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी निकल जाने के बाद अब मवेशियों में बीमारियों का डर सता रहा है। ऐसे में मवेशियों के बेहतर इलाज के लिए पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने पशु चिकित्सकों का इंतजाम किया है, जो पशुओं की देखभाल कर रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण शर्मा। पिछले 10 दिनों से आए जिले में बाढ़, हालांकि पानी काफ़ी नीचे चला गया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कठिनाइयों में थे वो थे पशु। तो ऐसे में पशुओं की देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता थी कि जो किसान थे उनके पशुधन ही चले जाएंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचता। ऐसे में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने जो पहल किया हुआ है वो ज़िले में काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। जो डॉक्टरों की टीम है, जो पशु चिकित्सालय के डॉक्टर की टीम है, वो पशुओं के देखभाल में देखिए लगे हुए हैं। पिछले 10 दिनों से वो डेली आते हैं, जहाँ जहाँ कैंप लगा हुआ वहाँ के पशुओं की वो देखभाल करते हैं। उनकी जो भी संभव है, जो उनके पास अवेलेबल है, वो दवाइयाँ देता है ताकि जो पशुधन है उन्हें कहीं से कोई हानि न पहुँचे। साथ में डॉक्टर हैं, हम इन्हीं से जानना चाहते हैं सर, कई दिनों से आप लोग लगे हुए हैं यहाँ पे? हम 13 तारीख से यहाँ आ रहे हैं। हाँ। जिस दिन से फ्लड की सूचना हुआ, आके यहाँ जानवर का निरीक्षण कर रहे हैं। जो सरकारी अस्पताल में दवा वो दे रहे हैं। पशु चारा भी 3 दिन वितरण किया गया, जो अवेलेबल करा गया। यहाँ पे पशुपालक भी मौजूद है, हम उन्हीं से जानेंगे कि जो डॉक्टर की टीम आती है सही में आती है या नहीं आती है। ये बताया जाए क्या है यहाँ पे डॉक्टर के जो पशुधन है आपके? डॉक्टर साहब जो है ना, जिस दिन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से जनता लोग आया है माल जानवर लेकर, तो डॉक्टर साहब दवा की सुविधा दे रहे हैं, बराबर आकर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बीच बीच में आकर पूछते हैं हर आदमी से कि दवाई तबीयत है गाय को सही कि नहीं है, इसमें कोई दुराय नहीं। क्योंकि अब की साल 2013-16 से बहुत साधन अच्छा है, पशुओं का देखभाल सही से हो पाया। हाँ हाँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये कह सकते हैं कि जो पशुधन है इनका अपना पशुधन के बिना इन लोगों के पास कोई धन ही नहीं बचेगा। तो ऐसे में डॉक्टरों की टीम की पहल को काफ़ी सराहनीय कहा जा सकता है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। इधर अरवल में बालिका हाई स्कूल में जलजमाव से छात्राएं और शिक्षक भी परेशान हैं। बरसात के मौसम में यहां हर बार जलजमाव हो जाता है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार। अरवल जिले के छात्राओं को पढ़ने के लिए एकमात्र बालिका हाई स्कूल है। हम उस बालिका हाई स्कूल परिसर में हैं। बरसात में जल जमाव में क्या समस्या होती है, हमारे पीछे अभी देख रहे हैं, ये कोई तालाब नहीं है, ये बालिका विद्यालय का कैंपस है।
जहां लगातार बारिश के बाद ये परेशानियों का सामना छात्राओं को झेलना पड़ता है। यहाँ छात्रा ही नहीं बल्कि जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी होते हैं इस समस्या से प्रतिदिन जूझते हैं। इसका कोई अस्थायी निदान नहीं हो पाया। बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, कैसे तुम लोग आते जाते हो? तो वर्षा होता है तो कैसे आते रहते हो? वही पानी में आना पड़ता है। हाँ, बहुत परेशानी होती है। हाँ। कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया? नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारा पानी भरा हुआ है, पानी में ही आना जाना हो रहा है। छात्राओं का कहना है कि जो अस्थायी निदान नहीं हुआ, बरसात के मौसम में, इस बरसात में जो है बालिका विद्यालय के छात्रा इसी पानी से गुजर करके हमेशा जो है अपने क्लास करती हैं, आती जाती हैं। लेकिन जो स्कूल प्रबंधन का है या जो नगर परिषद क्षेत्र इलाके में कोई अस्थायी निदान नहीं होने के कारण लोगों की परेशानी बरसात के मौसम में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। एक तरफ सरकार राज्य में शिक्षा पर जोर देते हुए दावा कर रही कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधा दी जा रही है, लेकिन नालंदा जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चे बांस के पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। राजगीर प्रखंड के बेलदारी पर गांव के प्राथमिक विद्यालय में 200 के करीब बच्चे हैं, लेकिन यहां स्कूल का भवन नहीं है। रोजाना ये बच्चे पेड़ों के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसी पेड़ के नीचे बच्चों के बगल में कई जानवर भी बंधे होते हैं। इन सब के बीच बच्चे यहां पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों की माने तो विभाग से शिकायत कर वो थक चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें भवन नहीं मिला। न्यूज़ 18 सहयोगी अभिषेक ने पेड़ के नीचे चलने वाले इस प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ जो है नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड क्षेत्र के बेलदारी पर गांव है, जहाँ बांस के पेड़ के नीचे शिक्षा बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि विद्यालय भवन नहीं होने के कारण एक किचन सेंटर है, उसमें बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ जो पेड़ के नीचे किस तरह से जो है पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो यहीं पर बगल में मवेशी भी है और यहीं पर बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि इस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा या आगे बढ़कर ये क्या सोचेंगे कि किस तरह से हम लोग मवेशी के साथ बैठकर यहाँ पर पढ़ाई करते थे। यहाँ पर जानते हैं शिक्षक से क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा स्कूल है। ये बताइए सर, कौन सा स्कूल है या क्या परेशानी है आप लोग की? सर, यह स्कूल है प्राथमिक विद्यालय बेलदारी पर और राजगीर प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ हम लोग हैं जो यहाँ भवन विहीन हैं। विद्यालय है लेकिन भवन नहीं है। और हम लोग एक किचन शेड है और एक विद्यालय विकास से हम लोग अभी फिलहाल निर्माण करवाए हैं। थोड़ा धूप उप लगता था, कष्ट होता था, उसके वजह भी बच्चे का संख्या अच्छा है मेरे विद्यालय में। और इतना ज़्यादा संख्या होने के बावजूद क्या करें, कभी इस पेड़ तर कभी उस पेड़ तर, जिस तरह से धूप इधर से इधर होता है उस तरह से हम लोग इधर से इधर होके पढ़ाई पूरे टाइम करते हैं 9 से 4 तक के। हाँ सर, मैंने तो ये शिकायत जिला तक जो हमारे पदाधिकारीगण हैं प्रखंड से लेकर जिला तक मैंने किया शिकायत कि सर मेरे के यहाँ भवन का अभाव है, सर मुझे राशि उपलब्ध कराया जाए। विभाग ने मुझे विद्यालय ज़मीन के डीड भी मांगे, एनओसी करा के मांगे। टोटल हमने प्रक्रिया करके दिया और विभाग से हमें यही निर्देश मिलते रहा कि आपको राशि उपलब्ध कराएंगे, आपके यहाँ भवन बनाएंगे। लेकिन अभी तक सर हमें राशि नहीं उपलब्ध हुआ, जिसके चलते भवन यहाँ नहीं बन पाया। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। जमुई की एक महिला ने कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह और उसके एक सहयोगी पर बिहार पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी और यौन शोषण का आरोप लगाया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और एक सहयोगी पर आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने खैरा थाने में आवेदन भी दिया है। पुलिस केस दर्ज कर अब छानबीन कर रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि महिला उनके पास सोनू प्रखंड अध्यक्ष रामानुज की शिकायत लेकर आई थी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि उनके पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष ने क्या किया इसके बारे में वो नहीं जानते। उन पर लगा हुआ आरोप सरासर गलत है। हरिंदर सिंह कांग्रेस का अध्यक्ष जो है ना, वो हमको बोला कि नौकरी लगा देंगे। हाँ, क्या चीज़ में? बिहार पुलिस में। उसके बाद बोला कि 2 लाख 3 लाख रुपया लगेगा, तुम उतना। हम सर तो बोले सर हमको उतना नहीं हो पाएगा, हम कहाँ से लाएंगे। लगी तुम थोड़ा रखना, 1 लाख 1.5 लाख ले रखना, तैयार कर लेना, इंतजाम कर लेना, तेरा काम हो जाएगा, ऐसा करके बोला।
उसके बाद वो बोला कि मेरे साथ में शारीरिक संबंध बना के रखेगी न तो हम तेरा काम कर देंगे, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा ना। राजनीति है, अभी चुनाव का माहौल है, राजनीति मुद्दा कहीं बन सकता है और वही हुआ है, मामला वही है। न हम गलत हैं, न हम गलत किए हैं, न 1 रुपया हम किसी का लिए हैं। और जिसका जब वो हमसे उन्होंने बात किया तो हमको लगा कुछ शक लगा, तो हम अपना रिकॉर्डिंग उनका बात को कर लिए, जो रिकॉर्डिंग आप लोग सबको भी दे रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग में सुनिए कि हम रुपया लिए हैं, कि हम उनके साथ शोषण किए हैं, कि हम क्या किए हैं नहीं किए हैं, वो तो उस सब रिकॉर्डिंग में क्लियर हो जाएगा। जिला अध्यक्ष जो अभी तक ज्ञात जानकारी के अनुसार उनके विरुद्ध में उन्होंने नौकरी के नाम पे झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। प्राथमिकी हम लोग दर्ज कर रहे हैं और उस पर अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे, यदि दोषी होंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जमुई जिले की एक महिला ने जमुई जिले के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके एक सहयोगी पर नौकरी के नाम पर यौन शोषण और 1.5 लाख रुपए ठगी का मामला दर्ज कराया है। आवेदन लेने के बाद पुलिस ने खैरा थाना में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। जैसा कि प्रभारी एसपी एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया है कि अनुसंधान किया जा रहा है केस दर्ज होने के बाद, और जिस तरह से अनुसंधान में जो बातें आएंगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और सीएम नीतीश कुमार आज बाढ़ के पंडारक सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करने आ रहे हैं और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री अपने नजदीकी भाषु पहलवान की तबीयत जानने उनके आवास भी जाएंगे। मुख्यमंत्री का पूरा प्रोग्राम निजी रखा गया है। बाढ़ के पंडारक से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंडारक के सूर्य मंदिर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद पंडारक के भाषु पहलवान से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरा अमली जमा यहां तैनात कर दिया गया है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। इधर कटिहार में बाढ़ के कहर के बीच कोरोना के तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से सजग है। इसी को लेकर अब तक लगभग 7 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और लगभग 1.25 लाख से अधिक लोगों को सेकंड डोज दिया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि जिले में कई स्थानों पर वैक्सीनेशन केंद्र संचालित तो हो ही रहे हैं। इसके अलावा कटिहार शहर के इंदिरा गांधी पुस्तकालय में 9 to 9 यानी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक के लिए एक मॉडल वैक्सीनेशन केंद्र संचालित हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।